हेलो दोस्तों, मैं हूं असद एंड आई एम बैक। खैर, वापस तो लाल किले पे मोदी जी भी आ गए और थिएटर में आमिर खान भी, और बिहार में तो बिना गए नीतीश कुमार भी वापस आ गए। जो एक चीज देश में वापस नहीं आई है वो है इस देश के बैंकों का पैसा, जिसे ये लोग लेकर भाग गए हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर ये घोटालेबाज देश के हजारों करोड़ रुपए बैंकों को लौटा दें तो क्या होगा? पैसा ही पैसा होगा। इस पैसे का हमारे देश की इकोनॉमी पर क्या असर पड़ेगा? खैर, इकोनॉमिक्स की बात तो होती रहेगी, पर भैया बहुत पैसा वापस आएगा। इसलिए आइए पहले आज उन घोटालेबाजों यानी बैंकरप्टर्स की बात कर लेते हैं जो इन बैंकों का हजारों करोड़ रुपया लेकर या तो फरार हो गए हैं या दिवालिया हो गए हैं। चूना लगा दिया। पहले नंबर पे है इस साल के टॉपर DHFL कंपनी। और अब करोड़ों के DHFL घोटाले से जुड़ी एक बड़ी खबर है। असल में DHFL कंपनी अपनी हाउसिंग फाइनेंस के लिए बहुत ज्यादा मशहूर थी, लेकिन इसी मशहूरियत में इन्होंने 17 बैंकों को एक साथ 34,615 करोड़ रुपए के आसपास का चूना लगा दिया है, जो कि बैंकिंग इतिहास का सबसे बड़ा रिकॉर्ड फ्रॉड है। दूसरे नंबर पर है ABG शिपयार्ड। सबसे बड़ा बैंक घोटाला है ये कंपनी भारत की शिप मैन्युफैक्चरिंग में एक प्रोमिनेंट कंपनी है। इसने हाल ही में ICICI बैंक के साथ कई और बैंकों को 23,000 करोड़ रुपए का चूना लगा दिया। वैसे तो कुछ समय पहले तक ये कंपनी बैंकिंग फ्रॉड में नंबर 1 थी भारत में, लेकिन DHFL के घोटाले के सामने आने के बाद ये खिसक कर दूसरे नंबर पर आ गए। इसके बाद नंबर आता है मोदी का। हीरा व्यापारी नीरव मोदी। 11,500 करोड़ की रकम है, जिन्होंने रातों रात पंजाब नेशनल बैंक को 11,000 करोड़ रुपए का चूना लगा दिया। और तो और इनका पुलिस, ED, CBI कोई कुछ नहीं कर सकी, क्योंकि ये भाई साहब लंदन फरार हो गए और अब भी वहीं पर हैं। अब जब बात लंदन की हो और किंग ऑफ गुड टाइम्स का नाम न लिया जाए तो बात पूरी हो ही नहीं सकती। जी हाँ, इस लिस्ट में अगले और आखिरी नंबर पर है विजय माल्या, जिन्होंने बैंकों को 9,000 करोड़ रुपए का चूना लगा दिया और उसके बाद ये आज भी लंदन में अपना गुड टाइम बिता रहे हैं। अब वैसे तो इस लिस्ट में और भी नाम आएंगे, लेकिन इन लोगों के आगे उनकी देनदारी कुछ भी नहीं। इसलिए चलिए अब आपको थोड़ा सा मैथ समझाते हैं। DHFL का 34,600 करोड़, ABG शिपयार्ड का 23,000 करोड़, नीरव मोदी का 11,000 करोड़ और विजय माल्या का 9,000 करोड़। टोटल अमाउंट मिलाकर होता है 77,600 करोड़। अब अगर इस टोटल अमाउंट को हम भारत के ही एक फैक्ट के साथ रिलेट करेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बताता हूं एक नए शॉर्ट वीडियो ऐप के बारे में, जिससे आप कमा सकते हैं ढेर सारे पैसे। इंडिया में लास्ट मंथ एक ऐप लॉन्च हुआ है जिसका नाम है गॉट चूजन, जिसमें आप वीडियो अपलोड करोगे तो जो लोग आपकी वीडियो देखेंगे उससे आपको होगी अर्निंग। इसके साथ ही अगर आप ऐप पर वीडियोस देखेंगे तो उससे भी आपको मिलेंगे कॉइंस, जिन्हें आप आसानी से बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप अपने रेफरल लिंक से अपने दोस्तों को इनवाइट करोगे इस ऐप पर, तो उनके वीडियोस से बने इंसेंटिव का 5% भी आपको मिलता रहेगा, जब तक कि उनके वीडियोस पर व्यूज आते रहेंगे। इसके साथ ही ऐप में और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, जैसे कि आप ऐप पर चल रहे बहुत सारे कॉन्टेस्ट में भाग ले सकते हैं और जीत सकते हैं बहुत सारा पैसा। इसके अलावा एक कॉन्टेस्ट के बारे में मैं आपको बताता हूं, जो होता है हर थर्सडे इनके इंस्टाग्राम पेज @GotChoosen पर, जिसके लाइव सेशन में पार्टिसिपेट करके आप स्वीपस्टेक्स के सहारे जीत सकते हैं $300। तो देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जल्दी से जाइए और डाउनलोड कीजिए ये ऐप और जीतिए ढेर सारा पैसा। खैर, अब वीडियो पर वापस आते हैं। जी हाँ दोस्तों, भारत का एजुकेशन बजट इस वक्त करीब 1 लाख करोड़ के आसपास है, यानी कि इस अमाउंट के आसपास ही है। तो ऐसे में अगर ये पैसा वापस भारत आता है तो एक पैरेलल एजुकेशन बजट, या फिर यूं कहें कि ये वाला एजुकेशन बजट भी दुगना हो सकता है। अब एजुकेशन सेक्टर के बाद हेल्थ सेक्टर पर आते हैं। अगर हेल्थ सेक्टर की बात की जाए तो इस वक्त भारत का हेल्थ बजट 86,000 करोड़ है, जो कि इस अमाउंट के कुछ आसपास ही है। माने अगर देश में ये पैसा वापस आता है तो देश का हेल्थ सिस्टम कितना बेहतर हो सकता है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जो सरकारी अस्पताल आज जर्जर हालत में है, उनकी कंडीशन किसी 5 स्टार हॉस्पिटल जैसे फोर्टिस, लीलावती और मेदांता जैसी हो सकती है। अब इससे आपको फंसे हुए 77,000 करोड़ की इंपॉर्टेंस तो समझ में आ गई होगी। इसलिए ये माना जाता है कि अगर ये विलफुल डिफॉल्टर्स अपना सारा पैसा देश को लौटा दें तो भारत और भारत की जनता की कायाकल्प करने में कितनी आसानी होगी।
अब एक और मेजर फैक्टर पर नजर डालते हैं। अगर देश का सारा पैसा देश में वापस आ जाए तो देश की जीडीपी में एक अच्छा खासा उछाल आएगा, जिसका फायदा देश की सरकार के साथ साथ देश की आम जनता को भी मिलेगा। और जब जीडीपी में उछाल आता है तो अर्थव्यवस्था के लिए वो कितना फायदेमंद होता है, ये बात तो आपको न्यूज चैनल वाले चीख चीख कर बता ही चुके हैं। अब अगर इसके दूसरे फैक्टर पर नजर डालें तो अगर ये विलफुल डिफॉल्टर्स अपना पैसा बैंकों को लौटाते हैं तो ये भी पॉसिबल है कि बैंक्स अपने लोन इंटरेस्ट को कम कर दें, जिससे कि आम आदमी को कार फाइनेंस, होम लोन, बाइक लोन और पर्सनल लोन सस्ती दरों पर मिल सकता है। इसी के साथ साथ जो जेन्युइन कंपनियां हैं, इन्वेस्टर्स उन पर भरोसा भी आसानी से आगे कर पाएंगे। अब आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते हैं। अगर आरबीआई इस पैसे का कुछ भी ना करके सिर्फ इनसे डॉलर ही खरीद लेती है तो भी भारत के फॉरेक्स रिजर्व में एक जबरदस्त उछाल आएगा, जिससे कि भारत का गिरता हुआ रुपया एकदम रुक जाएगा और ग्लोबल लेवल पर भारत की डोमिनेंस बढ़ जाएगी। खैर, ये तो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ही होगी कि सारे देनदार अपना पैसा बैंक को लौटा दे। इसलिए आइए आपको अब ये समझाते हैं कि अगर कोई कंपनी दिवालिया हो जाती है, यानी कि वो अपनी देनदारी नहीं वापस कर पाती, तो ऐसे में सरकार उनसे कैसे पैसा वसूलती है। जब भी कोई कंपनी दिवालिया घोषित की जाती है तो उस कंपनी को 6 महीने का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है उस सिचुएशन से बाहर आने के लिए। लेकिन अगर 6 महीने बाद भी वो कंपनी उस सिचुएशन से बाहर नहीं आती है तो ऐसे में सरकार उसके तमाम एसेट्स को बेचकर सबसे पहले उसके पास काम कर रहे एम्प्लॉयज की जो सैलरी बाकी होती है वो देती है। उसके बाद जो पैसा बचता है उसे राज्य सरकार और केंद्र सरकार आपस में बांट लेती है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह भी है कि अगर कंपनी ने अपना इनकम टैक्स नहीं भरा है तो सैलरी के बाद सबसे पहले इनकम टैक्स भरा जाता है। लेकिन अगर वो सैलरी देने के बाद पैसा नहीं बचता है तो इनकम टैक्स माफ कर दिया जाता है। इसके अलावा बैंक देनदार की संपत्ति को भी नीलाम करके अपना पैसा वसूलता है। तमाम प्रोसेस और कोशिशों के जरिए बैंक अपने टोटल अमाउंट को रिकवर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ज्यादातर केसेस में ये कोशिश नाकाम रहती है क्योंकि कहीं से भी पूरी रकम वसूल नहीं हो पाती। अब इस पूरे प्रोसेस में घाटा सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टर का ही होता है। जैसे मान लो किसी इन्वेस्टर ने एक कंपनी में 1000 रुपए लगाए थे और दिवालिया होने के बाद कंपनी की वैल्यू बचती है 400 रुपए, तो ऐसे में 600 रुपए का घाटा सीधा सीधा इन्वेस्टर को हो जाता है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि जो इन्वेस्टर को घाटा हुआ है वो उसे देगा कौन। तो ऐसे में इन्वेस्टर के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है और वो ये है कि वो एक स्पेशल कोर्ट के जरिए ये साबित कर दे कि इस कंपनी का कर्ज देने का शुरू से ही इरादा नहीं था। तो ऐसी सिचुएशन में कर्ज लेने वाली कंपनी को या तो जेल जाना पड़ता है या फिर वो पैसा लौटाना पड़ता है। तो ऐसी सिचुएशन में भारतीय कानून से बचने के लिए ये डिफॉल्टर्स विदेश भाग जाते हैं। आपको क्या लगता है कि कभी इन डिफॉल्टर्स को और इस पैसे को वापस लाया जा सकेगा? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से गॉड चूजन ऐप डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें।